हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने जो पाषाण काल का पहला पार्ट है, पूरा पाषाण काल के बारे में चर्चा की थी। पूरा पाषाण काल में भी 3 पार्ट थे। एक है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ये तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा है मध्य पाषाण काल। ठीक, मध्य पाषाण काल लगभग 12,000 साल पहले की ये बात है। मध्य पाषाण काल इंग्लिश में इसे बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक एज। ठीक, उच्च पूरा पाषाण काल का अंत लगभग 12,000 साल ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। ठीक, हिमयुग के अंत के साथ साथ हुआ, क्योंकि उस समय जलवायु का परिवर्तन हो गया था, आर्द्रता कम हो गई थी। तो उच्च पूरा पाषाण काल का अंत समाप्त हो गया था और उस समय ब्लेड के उपकरण बनते थे। इसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में ये ऐसा काल था जिसमें शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन आ गया। बड़े बड़े जानवरों को मारकर उनको खाना, उनको खाएगा और यहाँ पर हड्डियों के अवशेष मिलेंगे और मृतकों का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा और पशुपालन की शुरुआत भी इसमें हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस काल में जलवायु गर्म व शुष्क हो गई थी। जलवायु कैसी हो गई थी? गर्म और शुष्क हो गई थी। तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं की स्थिति में भी परिवर्तन आया। जब गर्म जलवायु हो गई और जब खेत सूखने लगे, पानी की कमी होने लगी, तो पेड़ पौधे थे और जीव जंतु थे, उनमें भी परिवर्तन आया एवं मानव नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर हुआ। यानी कि नए नए जो तकनीक थे उसके खोजने की शुरुआत शुरू हो गई। पत्थरयुगीन संस्कृति में 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक एक मध्यवर्ती अवस्था आई, जिसे मध्य पाषाण युग या मेसोलिथिक पीरियड की संज्ञा दी जाती है। पिस्तर यानी कि पत्थर युगीन 12,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व के आसपास एक मध्यवर्ती अवस्था जिसे बोलते हैं मध्य पाषाण। जैसे पहले आएगा पाषाण काल, पूरा पाषाण, इस फिर नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल। इसके बीच में एक मध्य पाषाण काल की अवस्था है। इस काल को पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्य संक्रमण काल माना जाता है। ये बीच का काल है ऐसा। ये उत्तर प्रदेश असिस्टेंट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, इंग्लिश में इसका नाम दिया मेसोलिथिक। ठीक, इस काल के लिए मेसोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग होडर बेस्ट्रोक ने 1866 ईस्वी में किया था। मध्य पाषाण की जानकारी जो है सबसे पहले 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइन ने विंध्यन क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरणों की खोज के द्वारा किया गया है। मेसोलिथिक्स का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? होडर बेस्ट्रोक ने 1866 ईस्वी में। फिर एक साल के बाद 67 में C.L. कार्लाइन ने विंध्यन क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की। इस काल में शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन आया। अब वे बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों का शिकार करने लगे। छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए लघु पाषाण उपकरण, छोटे पत्थर के औजार, लघु पाषाण उपकरण का मतलब हो गया छोटे पत्थर के औजार, ठीक, का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसमें कुंठित तथा टेढ़े मेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्पेकर, ब्यूरिन, बेदन, चांद्रिक आदि प्रमुख हैं। हड्डी एवं सींग के भी उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। हड्डी और सींग के भी हमें उपकरण प्राप्त होते हैं यहाँ पर। ये ज्यामितीय उपकरण आधार पर बने हैं। कुछ उपकरण जो हैं वो त्रिभुज एवं समलंब चतुर्भुज आकार के हैं। मध्य पाषाण काल में, इस काल में ही सर्वप्रथम तीर कमान का भी विकास हुआ। इस काल के स्थलों में कब्रिस्तान का उत्खनन अधिक हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत की गई थी, इसीलिए यहाँ पर कब्रिस्तान का उत्खनन अधिक हुआ। भारत में अस्थि पंजर सर्वप्रथम इसी काल से प्राप्त होते हैं। यानी कि हड्डी के जो अस्थि पंजर हैं वो इसी मध्य पाषाण काल से हमें प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि शवों को दफनाने की प्रथा का आरंभ इसी काल से माना जाता है, मध्य पाषाण काल से। कुछ ध्यान देने के लिए ये बात है, कुछ इस बॉक्स में दी गई है। जैसे सबसे ज़्यादा संख्या में जो हस्तकुठार और हैंड एक्स हैं, जब हमने पीछे पढ़ा था, और किलीवर जो हैं निम्न पूरा पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हस्तकुठार हैं
और जो क्लीवर हैं, वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? पूरा पाषाण काल से। फिर एक दूसरा टाइम पीरियड आता है मध्य पूरा पाषाण काल। यहाँ से हमें क्या मिलता है? चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट आदि के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं, अच्छे पत्थर के। खुरचनी, बेदन एवं फलक आदि के हथियार हमें इसमें मिलते हैं। फिर आपका आएगा उच्च पुरा पाषाण काल, फिर आप इसमें ब्लेड के उपकरण हमें मिलना शुरू हो जाएँगे। ब्लेड, ब्यूरिन उच्च पुरा पाषाण काल से हमें मिलते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है? जीआईसी में पूछा गया है और जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें पूछा गया है पीजीटी में। अब आता है लघु पाषाण उपकरण हमें मध्य पाषाण काल से हमें प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस वुड को माना जाता है, जबकि भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। कुछ परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी, उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं बॉक्स में, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे सी.एल. कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में कहाँ से मध्य पाषाणकालीन लघु उपकरण प्राप्त किया? तो विंध्यन क्षेत्र से। तो 1866 में बात करें, मेसोलिथिक शब्द का प्रयोग हेडर वेस्टोक ने किया था और सी.एल. कार्लाइल ने विंध्याचल क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज की थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पहला बागोर राजस्थान से, दूसरा आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर यानी कि हड्डी के उपकरण मध्य पाषाण काल से हमें प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? बागोर राजस्थान। मध्य पाषाण स्थल लंगनाच कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की थी? बी.एस. बाकड़कल ने इसकी खोज की थी सन 1958 ईस्वी में और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जिसमें 275 गुफाओं को प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है कि ज़्यादातर चित्र वहाँ के हैं। हड्डी निर्मित आभूषण एवं उपकरण किस मध्य पाषाण स्थल से प्राप्त हुए? मेधा, दमदमा और सरायनहार राय से हमें प्राप्त हुए हैं। मेधा से आपके कौन से जैसे दो कंकाल मिले हैं। सरायनहार राय से एक पुरुष के साथ एक पुरुष या एक महिला के साथ एक पुरुष, इस तरीके के हमें यहाँ से हड्डी के उपकरण में है। दमदमा से हमें 3 शवों को दफनाने की प्रथा के प्रमाण हमें मिले हैं। इसे हम देखेंगे, ठीक है? किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से 17 नर कंकाल मिले हैं? लेखैया मिर्जापुर से। मानवीय आक्रमण का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? सराय नाहर राय, प्रतापगढ़, यहाँ से हमें प्राप्त होता है। युगल समाधि, स्त्री पुरुष का सावधान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मैदाह से। मृग सिंह यानी कि मृग यानी हिरन के सिंह के छल्ले हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मैदाह से। 12 शब और गर्त चूल्हे कहाँ से प्राप्त होते हैं? सराय नाहर राय से हमें प्राप्त होते हैं। अब मध्य पाषाण काल के जो पुरा स्थल है वो कहाँ-कहाँ? जैसे हम देख लेते हैं, इस काल के जो पुरा स्थल हैं मध्य पाषाण काल के, वो एक राजस्थान है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य से हमें प्राप्त होते हैं। राजस्थान में एक है भीलवाड़ा जिला में स्थित बागोर, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हड्डी के उपकरण हमें मिले हैं। बी.एन. मिश्र ने 1968 ईस्वी से 1970 ईस्वी तक इसका उत्खनन किया था। किसका? बागोर राजस्थान का। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है और किसने करा था? बी.एन. मिश्र ने सन 1968 ईस्वी में। यहाँ पर इस काल के पाषाण उपकरण के साथ-साथ लौह काल के उपकरण भी हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ से पाषाण उपकरण के साथ मानव कंकाल भी प्राप्त होता है। यहीं से प्राचीनतम पशुपालन के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। पशुपालन के भी हमें प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, बागोर राजस्थान से। मध्य पाषाणकालीन स्थलों में बागोर राजस्थान में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य होते हैं। नंबर 1 पे बागोर, दूसरे नंबर पर आदमगढ़। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ है। यूपी पीसीएस के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया 2006 में। पशुपालन का जो प्रारंभ है, जो मध्य पाषाण काल की लास्ट स्टेज जो थी, उसमें इसकी शुरुआत हुई है। अगला है आपका दिलवाड़ा क्षेत्र से। 2 सांस्कृतिक चरण के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? दिलवाड़ा। प्रथम चरण में क्या मिला? सूक्ष्म औजार यानी कि छोटे औजार। द्वितीय चरण में मिले हैं चाक निर्मित मिट्टी के बर्तन यानी चाक से बने हुए मिट्टी के बर्तन और लोहे के टुकड़े मिले हैं। तो 2 चरण हो गए। पहले चरण में सूक्ष्म औजार और दूसरे चरण में चाक से बने हुए मिट्टी के बर्तन और लोहे के टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं। गुजरात में स्थित है लंगनाज। इस काल का महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल माना जाता है। जो पीछे अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। लंगनाज कहाँ पर है? गुजरात में। ये मध्य पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, लंगनाज। इसका उत्खनन कार्य किसने करा था? एच.डी. संकणिया, बी. सुब्बाराव, ए.आर. केनेडी
आदि पुरातत्वविदों द्वारा कराया गया था। एच.डी. संकलिया, बी. सुब्बाराम, ए.आर. कैनेडी ने करवाया था। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण के साथ-साथ पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी हमें प्राप्त हुए हैं। पाषाण उपकरणों में फ्लेक उपकरण ही अधिक हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए। कितने? 14 मानव नर कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल से। ठीक। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, गिद्धलूर और रेनीगुंटा आदि प्रमुख स्थल हैं, जहाँ से हमें मध्य पाषाण काल के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश में हो गया कौन था? नागार्जुनकोंडा, गिद्धलूर, रेनीकुंटा आदि प्रमुख स्थल हैं, यहाँ से हमें मध्य पाषाण काल के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। अगला है पुरातत्व बी.आर. जोशी ने 1964 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ जलाशय से 25,000 लघु उपकरण प्राप्त किए हैं। आर.बी. जोशी ने 1964 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ जलाशय से 25,000 लघु उपकरण प्राप्त किए हैं। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक। इस राज्य के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शिलास्रोत एवं गुफाओं से मध्य पाषाण काल के चित्रकला के श्रेष्ठ प्रमाण मिलते हैं। तो भीमबेटका जो उच्च पुरा पाषाण है, वहाँ से भी मिले हैं हम भीमबेटका के चित्र, और जो मध्य पाषाण काल है, यहाँ से भी मिले हम भीमबेटका के चित्र, दोनों से हमें मिले। पंचमढ़ी में इस काल के 2 शैल असरासों जम्बूद्वीप एवं डोरोथी द्वीप है, जहाँ से मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। बंगाल के बर्धमान। इससे पहले हम वो देख लेते हैं बिहार। बिहार के भागलपुर, ठीक, और झारखंड के रांची, पलामू आदि स्थलों से लघु पाषाण उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। बिहार के भागलपुर से लघु पाषाण उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। झारखंड में रांची, पलामू, यहाँ से हमें लघु पाषाण उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। अब बात करें वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में भीरवानपुर स्थल का उत्खनन का कार्य बीबी लाल ने सन 1954 से 1957 ईस्वी तक करवाया। यहाँ से इन्हें 282 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? पश्चिम बंगाल का बर्धमान जिला बीरभानपुर, इसका उत्खनन करवाया था बीबी लाल ने। तो यहाँ से 282 लघु पाषाण उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या मिला? ब्लेड के उपकरण, जो हमारा उच्च पूरा पाषाण काल था, उसके उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। बेदक रही, ब्यूरिन, चांद्रिक, स्केपर, छिद्रक आदि सम्मिलित हैं, ये हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो है यहाँ से संयुक्त आवासीय बस्ती एवं बिस्तर औजार के निर्माण के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। संयुक्त यानी ज्वाइंट आवासीय बस्ती मिली है, और बिस्तर यानी पत्थर के औजार के साक्ष्य हमें यहाँ से हमें मिले हैं। कहाँ से? वेस्ट बंगाल के बीरभान जिले से। उत्तर प्रदेश का विंध्य क्षेत्र तथा ऊपरी गंगा एवं मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र इस काल के उपयोगों के लिए इस समृद्धशाली है। विंध्य क्षेत्र से हमें के अंतर्गत वाराणसी जिले की चकिया तहसील, मिर्जापुर का जिला और प्रयागराज की मेजा और आपका है करछना तथा 12 तहसीलों के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र को शामिल किया जाता है। यहाँ से हमें क्या मिले हैं? लघु पाषाण उपकरण हमें मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से। मिर्जापुर जिले की बात करें, मिर्जापुर जिले में है मोरहना पहाड़। मोरहना पहाड़ बगीखोर, लेखैया एवं प्रयागराज के मेजा तहसीलों में चौपानी मांडो नामक स्थलों का उत्खनन कार्य सन 1962 से 1980 ईस्वी के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग ने करवाया था। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के साथ मानव कंकाल भी हमें मिले हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर। ये वो प्रयागराज का मेजा तहसील चौपानी मांडो का उत्खनन करवाया था, और सन 1962 से लेकर 1980 के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्राचार्य थे, इन्होंने इसका उत्खनन करवाया, और यहाँ से लघु पाषाण उपकरण के साथ मानव के कंकाल भी हमें मिले हैं। लेखैया की बात करें, लेखैया, लेखैया से हमें क्या मिले हैं? 17 नर कंकाल मिले हैं लेखैया से। लेखैया से हमें कितने मिले हैं? 17 नर कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं। इलाहाबाद में 55,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले चौपानी मांडो से झोपड़ियों के अवशेष के साथ बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, पेबुल एवं मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त होते हैं।
तो इलाहाबाद में 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है चौपानी मांडू। यहाँ से झोपड़ियों का अवशेष मिले हैं और पाषाण के उपकरण मिले हैं और पेवर और मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं। इसी कारण जो है चौपानी मांडू को पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण अवस्था का प्रतीक माना जाता है। किसे? चौपानी मांडू को। प्रयागराज से कुछ अन्य पाषाणिक स्थल हैं, जैसे कुंडा, बिछिया, भीगपुर, जमुनीपुर, फूलपुर तहसील, मरुड़ी और आपका कौन सा कोरांव तहसील आदि प्रमुख स्थल हैं प्रयागराज में। अब संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव। संत कबीर नगर जिला यहाँ पर लहुरा देव, कहाँ पर? जगदीशपुर के नाम से इसे जानते हैं। यहाँ से 8 से 9,000 ईसा पूर्व के कृषि कार्य संपन्न कराने, यानी कि धान्य की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। कहाँ पर? ये संत कबीर नगर के लहुरा देव से, जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त कृषि में सर्वाधिक सबसे प्राचीन है। ज्ञात है कि मेहरगढ़, कहाँ पर? ये पाकिस्तान में। यहाँ से में हमें क्या कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त कृषि के साक्ष्य की कालावधि 7,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और संत कबीर नगर से भी हमें कृषि की हमें साक्ष्य, यानी धान की खेती के हमें साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, और ये सबसे प्राचीन साक्ष्य माने जाते हैं। मध्य पाषाण काल स्थलों में प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राय, मध्य पाषाण के स्थलों में प्रतापगढ़ जिले में एक है सराय नाहर राय, मैदहा, दमदमा स्थलों का उत्खनन इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष G.R. शर्मा तथा उनके सहयोगियों द्वारा कराया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं G.R. शर्मा, इनके द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। मेधा स्थल की खोज शारदा नदी, एक नदी का नाम है शारदा नदी, ठीक। मेधा स्थलों की खोज शारदा की सहायक नहर परियोजना की जौनपुर नहर की शाखा को चौड़ा करने के संदर्भ में हुआ था। इसी चौड़ीकरण के दौरान यहाँ के अधिकांश नरकंकाल कट गए थे। जो शारदा जो नहर परियोजना है, उसका चौड़ा करने का प्रयास किया गया था, तभी से यहाँ पर ये साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और यहाँ बहुत सारे नरकंकाल नहर चौड़ा करने में कट गए थे। यूपीपीसीएस मेंस में सन 2010 में ये पूछा गया है। G.R. शर्मा ने मेधा के 3 क्षेत्रों झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र का वर्णन किया है। बूचड़खाने क्षेत्र से बहुत मात्रा में पशुओं की हड्डी, सींग से बनी निर्मित उपकरण एवं आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं। गवर्नमेंट इंटर कॉलिशन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो G.R. शर्मा ने मेधा में यहाँ से बूचड़खाना, कब्रिस्तान और बूचड़खाने तो बहुत संख्या में पशुओं की हड्डी और सींग के आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय की खोज केसी ओझा ने किया था। सराय नाहर राय ये कहाँ पर पड़ता है? वही पीछे पढ़ाया था, प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है ये। सराय नाहर राय की खोज केसी ओझा ने किया था। इस स्थल से लघु पाषाण उपकरणों के साथ अस्थि यानी हड्डी, सींग निर्मित यानी सींग से बने हुए उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। ये कई एग्जामों में पूछा गया है। यूपीपीसीएस, आरओ में 2 बार पूछ लिया है, एक 2010, एक 2013 में ये पूछा गया है। यहीं से 12 शवदान यानी कि 12 शव तथा 8 गर्त चूल्हे भी हमें प्राप्त होते हैं। शवदानों से तत्कालीन मृतक संस्कार विधि का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, यानी कि इन शवदानों का मृतक अंतिम संस्कार किया जाता था। चूल्हों से प्राप्त पशुओं की जो अधजली हड्डी से पता चलता है कि इनका उपयोग मांस भूनने के लिए किया जाता था। कुछ चूल्हे मिले हैं, इस चूल्हे में ये पता चलता है, हड्डी मिली है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर मांस भून के लोग खाया करते थे। सराय नाहर राय से मानवीय आवास या आक्रमण का महत्वपूर्ण साक्ष्य। सराय नाहर राय से मानवीय आक्रमण या युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। सराय नाहर राय से हमें आक्रमण और युद्ध हुए हैं, इसका भी हमें साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ से वो हमें कैसा पता चलेगा? क्योंकि यहाँ से जो है एक कंकाल के शरीर पर चुभा हुआ तीर मिला है। एक कंकाल एक शरीर है, एक उसके शरीर में एक तीर चुभा हुआ है।
इससे ये पता चलता है कि सराय नाहर राय में युद्ध भी हुआ करते थे। ठीक है, तो तीर हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है सराय नाहर राय से। अब दमदमा की बात कर लेते हैं। इससे पहले ये आपके दो जो क्षेत्र हैं, सराय नाहर राय, दमदमा, मैदा, यहाँ से मैं कुछ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे ये मध्य पाषाण कालीन की जो समाधियाँ हैं, नरकंकाल है, जैसे सराय नाहर राय, इसका जब उत्खनन कराया तो कुल 12 समाधियाँ इसमें मिली हैं। कितनी? 12 समाधियाँ हमें मिली हैं, जिनमें से 11 समाधियों में एक एक शव है, एक एक शव है, जबकि एक समाधि में एक साथ 4 शव दफनाए गए हैं। समझ में आई बात आपकी? कहने का मतलब यह है कि सराय नाहर राय में जिसकी खोज केसी ओझा ने करवाया था, और किसकी देखरेख में हुआ था ये? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा, इनकी देखरेख में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। तो यहाँ पर कुल 12 समाधियाँ हैं। 12 समाधियों में जो 11 समाधि हैं, उनमें एक-एक शव मिला है। अब बची एक, उस एक में 4 शव दफनाए गए हैं, 4। अब इस 4 में क्या, 2 पुरुष और 2 महिला के शव हैं इसमें। इन 4 शवों में 2 पुरुष हैं और 2 महिला के शव हैं। यानी कि एक पुरुष के ऊपर दूसरा पुरुष और महिला के ऊपर दूसरी महिला को लेटाया गया है। बात समझ में आ गई? 4 पुरुष हैं, एक पुरुष के ऊपर दूसरा पुरुष लेटा गया, एक महिला के ऊपर दूसरी महिला लेटी गई है, टोटल 4 पुरुष हो गए, इस तरीके से लेटाया गया है। इस प्रकार जो है सराय नाहर राय से कुल 15 नरकंकाल हमें प्राप्त होते हैं। कितने? 15 हमें नरकंकाल हमें प्राप्त होते हैं। तो 15 नरकंकाल आपके कैसे हो गए मैं आपको बता दूं। जैसे 12 समाधियां हो गई, 12 समाधि में कितनी? 11 समाधि में एक एक शव को दफनाया गया है, एक एक शव, तो कितने हो गए? 11 शव हो गए। ठीक, अब बचा एक समाधि जो बची है, उसमें कितने? 4 लोग दफनाए गए, 4। ठीक, जैसे एक पुरुष के ऊपर एक पुरुष और एक महिला के ऊपर एक महिला, तो टोटल कितने हो गए? 4 शव हो गए। ठीक, 11 शव ये थे, 4 शव ये हो गए, तो कितने हो गए? 15 हो गए। तो 15 नरकंकाल हमें मिले हैं। ये आपको टोटल याद रखना चाहिए। कुल कितनी? 12 समाधियाँ थी, 11 में एक एक शव दफनाया गया, और एक समाधि ऐसी है जिसमें टोटल 4 शव दफनाए गए, तो टोटल कितने हो गए? 15 नरकंकाल हो गए। अब बात करते हैं मेदहा से। मेदहा की बात करें तो मेदहा से कुल 28 समाधियाँ मिली हैं। कितनी समाधियाँ मिली हैं? 28। कुल 28 समाधियाँ मिली हैं, जिनमें से 26 समाधियों में एक एक नरकंकाल मिले हैं। तो कितने? 18 समाधियाँ हो गई, जिनमें से 26 समाधियों में एक एक नरकंकाल हमें मिले हैं। जबकि जो 2 समाधियाँ होती, 26 हो गए, तो बची कितनी आपकी? 2। जबकि 2 समाधियाँ जो हैं युग्मित, युग्मित माने होता है जोड़ा, कपल, अर्थात इनमें 2-2 नरकंकाल एक पुरुष का व एक महिला का मिला है। इस प्रकार मेधा से कुल नरकंकालों की संख्या 30 है। कितनी होगी? 30। मैं आपको बता दूं, जैसे आप ये समझना, 28 समाधियां हैं, 28 में से 26 जो समाधि हैं उसमें एक एक नरकंकाल मिला, तो टोटल कितने हो गए? 26 नरकंकाल हो गए। ठीक, इतनी बात आप समझ में आ गई। अब बची हमारी 2 समाधियां, 2 समाधियां में 2-2 नरकंकाल, यानी कि एक समाधि में एक पुरुष एक महिला, दूसरी समाधि में एक पुरुष एक महिला, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, 4 नरकंकाल हो गए। 26 ये मिले हैं, 4 नरकंकाल वो हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 30। तो 30 नरकंकाल मिले, 30 हमें कहाँ से? मेधा से। ठीक, सराय नाहर राय का आपने देख लिया, तो 15 नरकंकाल हमें मिले। अब पढ़ते हैं दमदमा से। दमदमा से कुल 41 समाधियां मिली हैं। कितनी मिली हैं? 41 समाधियां मिली हैं, जिनमें से 35 में एक एक शव है। कितने? 35 में एक एक शव है, और 5 क्या है? युग्मित है, यानी कि 5 क्या है? युग्मित, यानी कि जोड़े हैं, जोड़े। ठीक, जबकि एक समाधि में एक साथ कितने शव हैं? 3। एक समाधि में एक साथ कितने शव? इस प्रकार दमदमा से प्राप्त कुल नरकंकालों की संख्या कितनी है? 48 है। कितनी होगी? 48। अब जैसे मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दूं कि 48 कैसे हमें मिले हैं। जैसे ही बताएगा, दमदमा से कितने? 41 मिले हैं, 41 समाधियाँ। ठीक, जिसमें से 35 समाधियों में से एक एक शव है, तो कितने शव हो गए? 35 हो गए। ठीक, 5 युग्मित हैं, 5 ये कितने? जोड़े, जोड़े, यानी कि एक पुरुष एक महिला, जो पीछे भी हमने मैदाह में हमने देखा था। तो 5-5 कितने हो गए? 10, 10 हो गए, नहीं 10 जोड़े, तो 35 और 10 कितने हो गए? 45 हो गए। ठीक, 45 हो गए। अब बचा, जबकि एक समाधि में एक साथ कितने? 3 शव हो गए, 3 शव ये हो गए, तो 45 और 3 कितने हो गए? 48 हो गए। तो इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 48 हो गए यहाँ पर। समझ में आई आपकी बात? ठीक है। अब आता है लेखैया। लेखैया से हमें कितने? 17 नरकंकाल मिले हैं। टोटल कितने मिले हैं? 17 नरकंकाल मिले हैं।
जिनमें से एक नर कंकाल बच्चे का है। हालांकि जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया से कुल 27 नर कंकाल मिले हैं। तो अगर हम बात करें जैसे 17 नर कंकाल मिले लेखैया से, लेकिन जॉन आर लुकास कह रहे हैं कि इसमें जो है 27 नर कंकाल मिले हैं। गुजरात में स्थित है लंगनाथ, यहाँ से कितने मिले हैं? 14 नर कंकाल मिले, यानी कि 14 लोग दफनाए हुए मिले हैं, ये बात इसमें कही गई है। अब बात करते हैं दमदमा की। दमदमा से प्राप्त उपकरणों में ब्लेड, फलक, ब्यूरिन, छिद्रक, चंद्रिक आदि हैं। दमदमा में हमने देख लिया था, दमदमा में कितनी थी? 41 समाधियाँ थी और टोटल नर कंकाल कितने थे? 48। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लेड, फलक, ब्यूरिन, छिद्रक, चंद्रिक आदि हैं। हड्डी एवं सींग निर्मित आभूषण, सिल एवं हथौड़े के टुकड़े भी हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो हैं 41 मानव शवदान एवं गर्त चूल्हे हमें मिले हैं। एक शवदान से 3 मानव कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं। तो पीछे हमने देख रखा था कि जो दमदमा है आपका, वहाँ से 41 समाधि मिली हैं और 48 नर कंकाल मिले हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीपीसीएस सन 2016 में। ठीक, दमदमा के जो पशुओं की जो हड्डियों का अध्ययन है वो किसने किया था? पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर ने किया था। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे आप देख लेते हैं कि बड़े बड़े अच्छे लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दमदमा से का जो हड्डियों का अध्ययन है पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर ने इसका अध्ययन किया था। अब मैं जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा तो ये आपका पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं अन्य मध्य पाषाणिक स्थलों में जो कर्नाटक का बेलारी जिला। कौन? अन्य मध्य पाषाणिक स्थलों में कर्नाटक का बेलारी जिला में स्थित है संगनकल्लू। कहाँ पर है? कर्नाटक में ये संगनकल्लू। और अगला है आपका टेरी स्थल। और तमिलनाडु का है तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। आदि हैं। यहाँ पर मध्य पाषाण कालीन स्थल के हमें साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि लघु पाषाण उपकरण के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। टेरी स्थल ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। वस्तुतः बालुका स्तूपों पर पाए गए पूरा स्थल हैं, जो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर तिरुनेलवेली में वायु जनित निक्षेपों द्वारा निर्मित बालू के टीले हैं। जैसे जैसे वायु उड़ती है, वायु उड़ने के बाद उसके साथ रेता भी और धूल मिट्टी भी उड़ती है, तो वहां से रेता उड़ते 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 एक जगह टीला बन गया। ठीक, जिन्हें स्थानीय भाषा में टेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरी कहते हैं स्थानीय भाषा में। इसलिए यहाँ से मध्य पाषाणिक स्थलों को मध्य पाषाणिक स्थलों को टेरी स्थल संज्ञा प्रदान किया गया। कहाँ पर? तमिलनाडु में, और मतलब कर्नाटक में। इन स्थलों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। इस प्रकार जो है मध्य पाषाण काल में भी मानव प्रकृति पर आश्रित था। मध्य पाषाण काल में मानव कैसा था? प्रकृति पर आश्रित था, यानी कि अभी मतलब उत्पादन करता नहीं बना अभी, तथा मुख्य रूप से ये शिकार करता एवं खाद्य संग्राहक बना रहा। मतलब अभी उत्पादन करता नहीं बना, वही खाद्य संग्राहक बना। जैसे फल फूल पेड़ पत्ते तोड़कर खा लिया करता था, वही इसका जीवन अभी तक चल रहा है। जब मध्य पाषाण का अंत होने लगा, यानी कि इस काल के अंत तक मानव बर्तन बनाना एवं पशुपालन करना सीख गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस सन 2006 में। तो इस काल में मानव क्या? बर्तन बनाना और पशुपालन करना और कृषि का जो काम वो करना स्टार्ट कर दिया था इसने। लेकिन भीमबेटका, आदमगढ़, लखाजुआर मध्य प्रदेश के, मुरहना पहाड़ उत्तर प्रदेश एवं कूपागल्लू कर्नाटक आदि स्थानों में पत्थर की गुफाओं की चित्रों पर बनाए गए चित्रों और नक्काशियों के मध्य पाषाण युग के सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित हमें क्या मिलती है? जानकारी हमें प्राप्त होती है। सराय नाहर राय एवं मेहदहा की समाधियों से इस काल के लोगों के सराय नाहर राय एवं मेहदहा की समाधियों से इस काल के लोगों के अंत्येष्टि संस्कार विधि के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होता है। पता चलता है कि ये लोग अपने मृतकों को समाधि में गाड़ते थे एवं साथ में खाद्य पदार्थ एवं औजार अन्य सामग्रियां भी रखते थे, जिससे उनके लोकोत्तर जीवन में विश्वास का पता चलता है। यानी लोगों को दफनाते थे, उनके साथ में जो उनके महत्वपूर्ण औजार हुआ करते थे, पाषाण के उपकरण, वो उनको दफनाते थे। उनकी जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो उनको पसंद है वो दफनाते थे। यानी कि इससे पता चलता है कि इनका जीवन किस तरीके से व्यतीत होता था। तो अब आपका मध्य पाषाण काल आपका पूरा हो गया ये। अब हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल एक ऐसा काल आएगा कि इसमें जो है मानव पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा, यानी कि कृषि की शुरुआत हो जाएगी, घर बनाने लगेगा, चाक का पहिया बनाने लगेगा, मिट्टी के बर्तन बनाने लगेंगे और घरों में रहना
शुरू कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल, 10,000 ईसा पूर्व की बात है ये। तो नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नियोलिथिक पीरियड। नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड 10,000 ईसा पूर्व। वैश्विक स्तर पर जो है नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर भारत में 7,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। लेकिन नवपाषाण काल अर्थात नियोलिथिक एज, नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। किसने? सर जॉन लुबाक ने। लेकिन भारत में नवपाषाण कालीन उपकरण सर्वप्रथम पुरातत्व एच.एम. कृष्णा को कर्नाटक के लिंगसुगूर से 1842 में प्राप्त हुआ। कहने का मतलब यह है, नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने किया, भारत में इसका प्रयोग एच.एम. कृष्णा ने किया, और जबकि उत्तर प्रदेश में जो नवपाषाण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ले मसूरिया ने प्राप्त किया था। पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया सन 2021 में। नवपाषाण उपकरणों में सबसे ज्यादा संख्या कुल्हाड़ियों की है। तो इसमें क्या मिला? सबसे ज्यादा क्या मिली? कुल्हाड़ियां मिली हैं। उपकरणों में जैसे बसूला, छेनी, रुखानिया, हथौड़े आदि हैं। इस काल की प्रमुख विशिष्टता कृषि एवं पशुपालन का प्रारंभ, पॉलिशदार पाषाण उपकरणों एवं मिट्टी के बर्तनों का निर्माण है। इस काल में कृषि कार्य का प्रारंभ मानव मानव सभ्यता के इतिहास में एक क्रांति के रूप में माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस सन 2018 में। अब मानव खाद्य संग्रह से क्या बनेगा? खाद्य उत्पादक बनेगा। अब बनेगा खाद्य उत्पादक, क्योंकि मानव स्थायी बन जाएगा, कृषि की शुरुआत करा जाए, कृषि की शुरुआत करेगा तो फिर क्या फसलें भी बोएगा, फिर उनको काट कर खाएगा। तो अब मानव क्या बनेगा? स्थायी बनेगा। तो इस काल में जो है मानव ने स्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था, नवपाषाण काल में। ठीक, स्थायी आवासों के निर्माण से परिवार, कुटुंबों का विकास एवं समुदायों का प्रारंभ हुआ। मृद भांडों यानी कि मिट्टी के बर्तन, चाक का आविष्कार, जो कुम्हार लोग चाक चलाते हैं उसमें बर्तन वगैरह बनाते हैं, उसका आविष्कार एवं अन्य शिल्प उद्योगों का विकास इस काल की प्रमुख विशिष्टताएं थीं। भारतीय उपमहाद्वीप में इस काल की प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से हमें प्राप्त हुई है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, नवपाषाण काल की जो प्राचीनतम बस्ती है वो हमें कहाँ से मिली है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान से हमें प्राप्त होती है। इस तिथि से यानी कि लगभग 7,000 ईसा पूर्व मान्य है, यहाँ से नवपाषाण काल एवं हड़प्पा संस्कृति दोनों के हमें साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से? बलूचिस्तान से। और ये यूपीपीसीएस सन 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से प्राचीनतम स्थायी मानव जीवन के साक्ष्य हमें मिले हैं। ये भी यूपीपीसीएस सन 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कच्चे मकान, पत्थर के कटोरे, चार पत्थर तथा पालतू जानवरों की हड्डियां प्राप्त होती हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से हमें प्राप्त होते हैं। किंतु नवीनतम खोजों के आधार पर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश जिले में झील के किनारे स्थित लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। यानी कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो संत कबीर नगर कहाँ पर है? यूपी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर स्थित एक लहुरा देव, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। अब यहाँ से हमें क्या मिला? जैसे चावल, यहाँ से चावल की कृषि के साक्ष्य 9,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक के हमें प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव से चावल की कृषि के साक्ष्य 9,000 से 8,000 ईसा पूर्व। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट सन 2004 और सन 2008 और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से लोग गेहूं, जौ, कपास की खेती करते थे। कहाँ से? लहुरा देव से गेहूं, जौ, कपास की खेती करते थे। मानव के द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज का उत्पादन एवं उपयोग किया गया था, मानव ने सर्वप्रथम किसका? जौ का उत्पादन किया था और उसका उपयोग यानी कि यूज यानी कि उसको खाया भी था। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा यूपीपीसीएस 1997 में। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से हंसिया का प्रयोग प्राचीनतम उदाहरण प्राप्त होता है। मेहरगढ़ ये भी कहाँ पर है आपका? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्या मिलता? हंसिया मिलता। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी बस्तियों के हमें अवशेष मिलते हैं और तांबे के प्रयोग के हमें साक्ष्य मिलते हैं और स्त्री की मृण मूर्ति एवं हड्डी से बनी हुई सुई के हमें साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। स्त्री की मृण मूर्ति समझ गए? समझ गए? यानी कि मिट्टी की बनी हुई मूर्ति और हड्डी से बनी हुई सुई,
के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। घरेलू पशुओं में कुंवड़, दार, वृषभ यानी कि बैल, भैंस, भेड़, बकरी के प्राचीनता हमें साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो पशुओं में कितने हुए? कुंवड़ वाला बैल, भैंस, भेड़, बकरी, 4 हमें पशुओं के साक्ष्य हमें प्राप्त हो गए। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ये आपके नवपाषाण कार्य में चर्चा थी। अब कुछ विस्तार से हम देख लेते हैं नवपाषाण काल के बारे में और विस्तार क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे यदि विस्तार की बात करें, भारत में नवपाषाण काल से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इसका विस्तारित क्षेत्र को 6 भागों में बांटा गया है। भारत में नवपाषाण काल से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इसे विस्तारित क्षेत्र को 6 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे उत्तरी क्षेत्र, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, विंध्यन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र आदि इसमें शामिल हैं। अब उत्तरी क्षेत्र की बात करें, अब एक-एक करके हम डिटेल से इनको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र की यदि बात करें, तो इस उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत मतलब उसकी बात हो रही है जैसे कोई भारत का मैप है, उस भारत का मैप का जो आपका उत्तरी वाला एरिया है, इस क्षेत्र के अंतर्गत बुर्ज़होम एवं गुफराल, कौन-सा? बुर्ज़होम और गुफराल, ये कहाँ पर पड़ते हैं? आपके कश्मीर में। इसका उल्लेख महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन भी पूछा गया है मध्य प्रदेश असिस्टेंट 2017 में। बुर्ज़होम का जो उत्खनन है कार्य 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा और गुफराल का उत्खनन कार्य 1981 ईस्वी में ए के शर्मा के नेतृत्व में कराया गया था। तो बुर्ज़होम का जो उत्खनन जो कार्य था 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन के द्वारा कराया गया था, जबकि गुफराल का उत्खनन कार्य 1981 ईस्वी में ए के शर्मा के द्वारा कराया गया था। अब बुर्ज़होम से हम क्या मिले हैं? गर्तावास मिले हैं, यानी कि गड्ढों वाले जो घर होते थे उसमें मिले हैं, यानी गड्ढा खोदकर उसमें रहते थे, ऊपर से उसको ढक लेते थे। इस तरीके का आवास हमें यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं बुर्ज़होम से। जैसे बुर्ज़होम से गर्तावास गड्ढे वाले घरों के झील के किनारे पाए जाने वाले साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस सन 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या यहाँ से प्राप्त अवशेषों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ से प्राप्त शवाधानों के अवशेषों से ये ज्ञात होता है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते भी दफनाए की प्रथा प्रचलन में थी, यानी कि ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश लोअर सन 2018, उत्तराखंड पीसीएस सन 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर जो शव मिले हैं उस शव की खुदाई में ये मिला है कि मानव के साथ कुत्ता भी दफनाया जाता था, यानी कि कुत्ते के साक्ष्य भी मिलते थे। तो उससे पता चलता है कि कुत्ता भी मानव का बहुत प्रिय दोस्त हुआ करता था उस समय। उसके हमें साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। गुफराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। गुफराल गुफराल का शाब्दिक अर्थ क्या? कुम्हार की गुफा, गुफराल। ठीक। और गुफराल का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? 1981 ईस्वी में ए के शर्मा ने करवाया था। यहाँ से आपको अन्य उपकरणों के साथ साथ आपको क्या मिला? सिलबट्टे मिले, सिलबट्टे, जिससे आप क्या पीसते हैं? मसाला पीसते हैं। गाँव में आपने देखा होगा। एवं हड्डी की बनी सुइयाँ मिली हैं। हड्डी से सुइयाँ बनाते थे बारीक बारीक, जिससे पता चलता है कि यहाँ लोग अनाज पीसने एवं वस्त्र सीने की विद्या से भी परिचित थे। तो अब सुई मिली है तो ये पता चलता है कि जैसे सुई से कोई ना कोई चीज़ सीते होंगे। तो ये उत्तरी क्षेत्र की बात हो गई। अब हम मध्य गंगा घाटी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में आपको क्या-क्या हमें प्राप्त होता है? जैसे कि इस क्षेत्र का नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद, बिहार छपरा में। चिरांद कहाँ पर है? बिहार में। मध्य पाषाणकालीन जो क्षेत्र है कौन-सा? चिरांद इसका स्थल है। इस स्थल से ताम्रपाषाण काल के साथ-साथ नवपाषाणकालीन संस्कृति के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में नवपाषाण काल के साक्ष्य तो हमें मिलते ही हैं, लेकिन हमें ताम्रपाषाण काल हम पढ़ेंगे, यानी कि तांबे के साक्ष्य हमें भी यहाँ से प्राप्त होंगे। इस स्थल से अधिक संख्या में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ के लोग जो बाँस, बल्ली की सहायता से झोपड़ियाँ बनाते थे। तो यहाँ के लोग कितने जैसे बाँस वगैरह हो गई, बल्ली हो गई, उनको गाड़ के झोपड़ियाँ बनाया करते थे और उनमें अपना आवास बनाया था रहने के लिए। यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो अतिरिक्त सिंहभूमि जिले में स्थित बरवाडीह से भी नवपाषाण कालीन के हमें साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं।
ये रहा मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र। अब हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्र, ठीक है? पूर्वी क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। जो आपका पूर्वी जो क्षेत्र है, भारत का जो पूर्वी वाला जो हिस्सा है आपका, जिसमें आपका जैसे उड़ीसा वगैरह और आपका असम, मेघालय, ठीक, ये जो आते हैं ना इस तरह के, त्रिपुरा वगैरह, तो इसके अंतर्गत जो उड़ीसा के मयूरभंज जिला में स्थित कुचाई से, मयूरभंज जिले में कुचाई से इस काल के हमें साक्ष्य हमें मिलते हैं पूर्वी क्षेत्र। यहाँ से पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त की गई है। असम हो गया, मेघालय हो गया, और मेघालय की गारो खासी जनते की पहाड़ियों से हमें प्राप्त साक्ष्य एवं उपकरणों में कुल्हाड़ी, हथौड़े, सिल, लोड़े तथा चाक द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन आदि टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं यहाँ से। ये रहा पूर्वी क्षेत्र का एरिया। हमने मध्य गंगा घाटी क्षेत्र का कवर कर लिया, उत्तरी क्षेत्र का कवर करा, कहाँ क्या मिला है। अब हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हमें क्या क्या मिला है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये रहा आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ से आपको क्या मिला? इस क्षेत्र के प्रमुख स्थलों में राजस्थान, राजस्थान का बागोर एवं बालाथल महत्वपूर्ण है। कौन सा? बागोर एवं बालाथल महत्वपूर्ण है। बागोर से मध्य पाषाण कालीन और आपका ताम्र युगीन एवं लो युगीन संस्कृति के उपकरण माने जाते हैं। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कृषि भी मिली है और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। बालाथल से प्राप्त मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन हड़प्पा संस्कृति के मृद भांडों के समान है। बालाथल से जो आपके मिट्टी के बर्तन मिले हैं और जो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन हैं, इन दोनों में आप सेम कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि सेम समान है। इस स्थल से क्रमिक विकास के 22 स्तर प्राप्त होते हैं। कितने स्तर प्राप्त होते हैं? 22। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के भी तत्व हमें प्राप्त होते हैं। जो आपका राजस्थान वाला एरिया, उत्तर पश्चिमी एरिया, यहाँ से हमें हड़प्पा के काफ़ी सारे हमें स्थल हमें प्राप्त होते हैं, तत्व हमें काफ़ी प्राप्त होते हैं। ये तो उत्तर पश्चिमी की बात होगी। अब बात करते हैं हम विंध्यन की बात, जो आपका बीच का क्षेत्र का एरिया है आपका, प्रयागराज के आसपास की हम क्षेत्र की बात करते हैं, विंध्यन क्षेत्र के बारे में। विंध्यन क्षेत्र, इस क्षेत्र के प्रमुख स्थलों में प्रयागराज के बेलन नदी घाटी के स्थित कोल्डी हवा, मेहगढ़ा, पंचो एवं चौपानी मंडो आदि प्रमुख स्थल हैं। प्रयागराज का बेलन नदी घाटी क्या क्या स्थित है? कोल्डी हवा, मेहगढ़ा, पंचो, चौपानी मंडो। कोल्डी हवा से नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल एवं लौह संस्कृति कालीन के हमें साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो कोल्डी हवा से तीनों, जैसे नवपाषाण, मध्य पाषाण काल के और ना ही हमें पुरापाषाण काल के, इसमें हमें नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लोह कालीन के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा से हमें धान की खेती के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ से चावल एवं जले हुए धान की भूसी और बालियाँ हमें प्राप्त होती हैं। कहाँ से? कोल्डी हवा से धान की खेती के हमें साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। लहुरा देव, अब आगे लहुरा देव के बाद ये धान के साक्ष्य का दूसरा स्थल है। तो पहला धान का साक्ष्य हो गया कौन सा? कोल्डी हवा। और दूसरा कौन सा हो गया? लहुरा देवी। यहाँ से भी हमें धान के साक्ष्य मिलता है, लेकिन ये सेकंड नंबर पर है। ये धान जो है ओराइजा सताइवा किस्म का है। वैरायटी कौन सी? जैसे आज वैरायटी चल रही है, जैसे गोरी का है, पूसा का है, आबिदा का है, ये चावल है। उस समय जो वैरायटी थी धान की, ओराइजा सताइवा किस्म का ये धान हुआ करता था, यानी कि चावल की जो नस्ल थी वो ये थी। मेहगढ़ा एवं पंचों से गोल आकार वाली पित्थर यानी पत्थर की कुल्हाड़ी एवं रहने के लिए गोलाकार झोपड़ियों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ियां हमें मिली हैं। पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक की तीन अवस्थाओं का अनुक्रम हमें प्राप्त होता है। कहाँ से? चौपानी मांडो से। ये बात हमें क्लियर होगी। चौपानी मांडो है इलाहाबाद में। यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते हमें मिले हैं और पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल की अवस्था तक का कालक्रम में हमें प्राप्त होता है। अब पढ़ते हैं दक्षिण भारतीय क्षेत्र। दक्षिण भारतीय क्षेत्र की यदि बात करें, दक्षिण की बात करें, जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक, तो दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाण कालीन बस्तियां 2500 ईसा पूर्व के अधिक प्राचीन नहीं पाई गई हैं। यानी 2500 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं बस्तियां मिली हैं नवपाषाण काल से। यहाँ पर क्या? पय्यमपल्ली तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध नवपाषाणिक स्थल है। इन स्थलों से पॉलिशदार बिस्तर, कुल्हाड़ियाँ, सलेटी तथा काले रंग के मिट्टी के बर्तन एवं हड्डी से बने हुए उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। इस काल के लोगों को कृषि एवं पशुपालन का ज्ञान था। मिट्टी तथा
सरकंडों की सहायता से गोलाकार एवं चौकोर आवास बनाए जाते थे। यहाँ के लोगों को कुंभकारी एवं चित्रकारी का भी ज्ञान था। कृषि कार्यों में गुथली, रागी, चना, मूंग आदि का उत्पादन किया जाता था। दक्षिण भारत की बात हो रही है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु का कौन सा, पय्यमपल्ली, ये आपका नवपाषाणिक स्थल है। और यहाँ से आपको मिट्टी के बर्तन हो गए, हड्डी के उपकरण हो गए, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, और आपकी मतलब चित्रकारी हो गई, और रागी, चना, मूंग, इनका आदि उत्पादन होता था, और इनके हमें साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं संगनकल्लू, पीकलीहर, उतनूर, कुपगल, कोडक्कल एवं फलवाय से राख के ढेर के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ये दक्षिण भारत की बात हो रही है। दक्षिण भारत में है ये जगह। संगनकल्लू, पीकलीहर, उतनूर, कुपगल, कोडक्कल एवं पलवाय से राख के ढेर के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस में ही सन 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, ये भी एक बेसिकली इसमें आया था कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया। तो काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप बहुत डिटेल से इसमें पढ़ना चाहिए आपको। इस प्रकार नवपाषाण काल की संस्कृति हमारे पूर्व की संस्कृतियों की तुलना में अधिक विकसित थी। नवपाषाण की जो संस्कृति है अपने पहले की संस्कृति में अधिक विकसित थी, यानी कि जो पूरा पाषाण काल था जो हमने पढ़ा था उसकी जो संस्कृति है और नवपाषाण की संस्कृति से काफ़ी विकसित थी। उस समय की संस्कृति इतनी विकसित नहीं थी। इस काल में कृषि और पशुपालन की शुरुआत, बर्तन बनाना, वस्त्रों की सिलाई करना, पहिए का आविष्कार करना, स्थायी आवास का निर्माण करना आदि की शुरुआत हो गई थी। ग्राम संस्कृति की स्थापना एवं पत्थरों के उपकरणों पर पॉलिश आदि ने लोगों के जीवन को स्थायित्व बना दिया था, स्थायित्व कर दिया था इन इन प्रयोगों से। गार्डन चाइल्ड ने इन्हीं विशिष्टताओं को देखकर इस काल को नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी है। गार्डन चाइल्ड ने इन्हीं विशिष्टताओं को देखकर इस काल को नवपाषाणकालिक क्रांति की संज्ञा से इनको जाना गया, यानी कि यही बताया कि नवपाषाण काल में इतना सब कुछ विकास हो गया, कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन पालने लगे, मनुष्य रहने लगा, तो इसको गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाणिक क्रांति कहा। एक नई क्रांति की शुरुआत हुई, यानी कि मानव के जीवन में नई क्रांति आई है। यानी मानव के द्वारा आग का प्रयोग इस काल की प्रमुख विशिष्टता थी। अग्नि के प्रयोग से भोजन एवं कच्चे मिट्टी के बर्तन पकाए जाने की तकनीक प्रारंभ हुई। अब आग की खोज से शुरुआत तो पहले से हो गई थी, लेकिन उसको किस तरीके से यूज़ कर सका ये पता नहीं था। लेकिन अब इसमें क्या, अग्नि के प्रयोग से इन्होंने भोजन पकाया, कच्चे मिट्टी के बर्तन पकाए, इसकी तकनीक प्रारंभ हुई आग से। तो ये आपका नवपाषाणकालीन स्थल था। हमने मध्यपाषाण, इस वीडियो में हमने मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल को कवर किया था। अब इसके बाद जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा ताम्रपाषाण काल का। ठीक, अब इसमें देखो कुछ परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने ये पढ़ लिया किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको दिखाता हूँ वो एक बार। जैसे ये क्वेश्चन आपके हैं परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे दमदमा किस काल का महत्वपूर्ण स्थल है, तो हम ये हमने पढ़ा मध्यपाषाण काल का स्थल है दमदमा। और इस दमदमा से 41 समाधियाँ मिली हैं, टोटल नर कंकाल कितने हुए, 28 हुए। फ्लोटिंग क्या है, मध्यपाषाण युगीन औजार बनाने की एक तकनीक है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए, ये भी हमने पढ़ा दमदमा से। कृषि, पशुपालन एवं पॉलीस्थार उपकरण किस काल की शुरुआत हुई थी, कब से शुरुआत हुई थी, ये नवपाषाण काल में हुई थी। और नवपाषाणकालीन स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था, तो सर जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। और भारत में एच एम कृष्णा ने नवपाषाण का वो नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। और उत्तर प्रदेश में ले मसूरिया ने नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। अब आता है खाद्यान्न, यानी कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। और मानव के द्वारा किस अनाज को प्रयोग किया गया, जौ को प्रयोग किया। जो उगाया था ना सबसे पहले, जौ को उगाया और उसका यूज़ भी किया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं, ये लहुरा देव एवं मेहरगढ़ से हमें मिलते हैं। यूपी की बात करें तो लहुरा देव से, वैसे कहाँ मिलेंगे, मेहरगढ़ से। फिर आपका आता है किस नवपाषाण स्थल से स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। यहाँ पर स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं और कृषि की शुरुआत हुई थी। और किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया, बुर्ज होम में। गर्तावास और गड्ढाघर, ये भी कहाँ, बुर्ज होम है। और राक का टीला कहाँ से मिला, तो हमने पढ़ा था संगनकल्लू, पीकलीहर, उतनूर। किस नवपाषाण स्थल से झोपड़ियों का अवशेष मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, चौपानी मांडू, जो कहाँ पर है आपका, इलाहाबाद में है। नवपाषाणकालीन स्थल पेयमपल्ली कहाँ पर है, तमिलनाडु में। यहाँ से भी नवपाषाणकालीन के कुछ साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा पूरा, तो मैं इस फिर एक इसके क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। तो क्या आपका इसमें हुआ है, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को पूरा हो गया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। ठीक, थैंक यू।